नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। 30 सेकंड में पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात हिमाचल चुनाव की। जी हां, हिमाचल में चुनाव होने वाले और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चल रहा है। आज भी देखिए जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ वहां दौरा करने वाले हैं और कल ही संकल्प पत्र बीजेपी का सामने आया है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी की चुनावी रैलियां भी रफ्तार पकड़ रही हैं। दिल्ली से एक के बाद एक केंद्रीय नेता हिमाचल में प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में आज 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान जेपी सबसे बड़े रामपुर विधानसभा में, फिर जुब्बल कोटखाई विधानसभा में, उसके बाद रोहडू विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी हरोली विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार के जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद सीएम योगी दारंग विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी पूरन चंद्र के लिए भी प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ कई क्षेत्रों में रियायतें देने का वादा किया गया है। नड्डा ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें निःशुल्क अनाज, रसोई घर कनेक्शन और शौचालय बनाने के वादे किए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों समेत कई वर्गों पर बीजेपी ने दांव खेला है। साथ ही साथ छात्राओं को साइकिल और स्कूटी, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ ही साथ 8 लाख नौकरी देने, रोजगार सृजन को 900 करोड़ रुपए से हिम स्टार्टअप योजना शुरू करने, छोटे किसानों को 3000 रुपए अन्नदाता निधि से देने जैसे संकल्प लिए गए हैं। इधर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 4 में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और जीत से उत्साहित बीजेपी का ये कहना है कि ये तो 2024 के लोकसभा चुनावों की झांकी है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आई। बीजेपी ने इस उपचुनाव में यूपी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा की आदमपुर सीट और बिहार के गोपालगंज सीट पर जीत दर्ज की है। तो वहीं ओडिशा के भद्रक जिले में धामनगर उपचुनाव में भी भगवा दल ने अपना दबदबा बरकरार रखा। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर जनता को भरोसा है। बीजेपी ने यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पहले से अपने नाम कर ली है, जहां विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। बता दें, यह सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का 6 सितंबर को निधन होने के बाद खाली हो गई थी। वहीं इस सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद अमन गिरी ने कहा कि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित करेंगे। इधर गुजरात चुनाव की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। वलसाड़ और भावनगर में उन्होंने चुनावी रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि नरेंद्र को लाना है तो भूपेंद्र को लाना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस बीच पीएम मोदी ने वलसाड़ में रैली की और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे आदिवासी भाई और बहनों के आशीर्वाद से मेरा चुनाव अभियान शुरू हो रहा है। मेरे लिए तो ए फॉर आदिवासी है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र के लिए हमें भूपेंद्र को बड़े अंतर से जीत दिलाना है। वहीं इस दौरान पीएम ने चुनाव के लिए नया नारा भी दिया, ये गुजरात हमने बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के भावनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विवाह समारोह का आयोजन एक फाउंडेशन द्वारा जवाहर मैदान में किया गया था। इस सामूहिक विवाह समारोह में कुल 551 लड़कियों की शादी कराई गई। बता दें, जिन लड़कियों की समारोह में शादी कराई गई उन सभी के पिता का निधन हो चुका है।
वहीं पीएम ने नवविवाहित से आग्रह किया कि वे घर पहुंचने के बाद दबाव में आकर अलग शादी समारोह आयोजित न करें। इधर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपकी सरकार लगातार निशाने पर है और आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। क्या होगा इसमें, चर्चा क्या होगी, बताते हैं रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हवा प्रदूषित होने से लोगों को सांस लेने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत की बात यह है कि एनसीआर में चल रही हवाओं की वजह से प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो गया है, जिसकी वजह से केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे फेज हटाने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने भी आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। बैठक में ग्रेफ 4 के प्रतिबंधों को हटाने को लेकर फैसला हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते प्रदूषण से अब थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर से सुधरी है, लेकिन फिर भी यह बेहद खराब की स्थिति में बनी हुई है। हालांकि अगले कुछ दिनों में इससे और कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा चलने की वजह से इसमें गिरावट आई है और हवा की क्वालिटी बताने वाला इंडेक्स 400 से नीचे आ गया। वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का स्टेज 4 लागू है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल भी बंद है। इधर काशी और मथुरा में आज भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी और सबसे बड़ी बात, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। काशी में 10 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे, वहीं मथुरा के घाट भी दियों की रोशनी से आज जगमग होने वाले हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आज देव दीपावली है, जिसको लेकर धर्म नगरी काशी पूरी तरह से सज चुकी है। बाबा विश्वनाथ के धाम में भव्य देव दीपावली की अलौकिक तैयारी की गई है। बनारस के घाट लाइटों से जगमग है, अपनी छटा बिखेर रहे हैं। काशी में आज भव्य देव दीपावली मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूर्यास्त के बाद बनारस के घाट 10 लाख दीपकों से रोशन होंगे, जिसके लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर की देशी विदेशी फूलों से दिव्य सजावट की गई है। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियों का जायजा सीएम योगी ने खुद पहुंच कर लिया। इस दौरान सीएम योगी ने क्रूज की सवारी की और लेजर शो भी देखा। वाराणसी में आज होने वाले दीपोत्सव को लेकर गंगा घाटों को सजा दिया गया है। पूरे शहर में सफाई कर दी गई है, सभी घाटों को चमका दिया गया है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अयोध्या के अलौकिक दीपोत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए थे और देव दीपावली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी एक बार देव दीपावली पर काशी आ चुके हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में आज देव दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। मथुरा में देव दीपावली का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन देव दीपावली को लेकर मथुरा वृंदावन के सभी घाटों को सजाया और संवारा जा रहा है। सभी घाटों पर रंगीन लाइटें, दिए और रंगोली के माध्यम से ज्यादा भव्य और सुंदर रूप दिया जा रहा है। घाटों को सजाने के लिए 5 लाख दिए मंगाए गए हैं और जब आज शाम ये सभी दिए सजाए जाएंगे तो इनका अलग ही रूप मां यमुना की गोद में देखने को मिलेगा। इधर राष्ट्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में सेना के कमांडर इकट्ठा होंगे, बैठक होगी। तो वहीं बंगाल से एक अलकायदा के आतंकी के गिरफ्तार होने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नौसेना के बाद अब सेना के कमांडर राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज से नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। बता दें कि इस 5 दिवसीय सम्मेलन में पाकिस्तान चीन से लगी सीमा समेत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ उस पर मंथन भी करेंगे। वहीं सम्मेलन में 10 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि सेना का शीर्ष नेतृत्व प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करके भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एसटीएफ ने दक्षिण 24 परगना से अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोनिरुद्दीन खान के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार संदिग्ध से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि एसटीएफ को दक्षिण 24 परगना में सक्रिय आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मोनिरुद्दीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी उम्र महज 20 साल है।
कर्नाटक के मैसूर में पूर्व आईबी अधिकारी आर.के. कुलकर्णी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वहीं हादसे की जांच में अब नया मोड़ सामने निकलकर सामने आया है। बता दें कि पूर्व आईबी अधिकारी कुलकर्णी शुक्रवार की शाम मैसूर के मानस गंगोत्री इलाके में उस समय मृत पाए गए जब वो हर दिन की तरह शाम को वहां टहलने गए थे। वहीं घटना की सीसीटीवी देखने के बाद ये हिट एंड रन का मामला लगा, जिसको लेकर पुलिस ने आशंका जताई कि यह हत्या भी हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक कार उन्हें जानबूझकर कुचल कर जा रही है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जमानत पर आए 2 आरोपी अंसार और जाकिर पर इलाके में माहौल खराब करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए अंसार, जाकिर समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपियों के नाम अरबाज और जुनैल है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक 2-4 दिन पहले ही ये दोनों आरोपी जेल से छूटकर बाहर आए थे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद इन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों आरोपी इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी हत्याकांड की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम करेगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह ने बताया कि हिंदू नेता सुधीर सूरी हत्याकांड के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस टीम में डीसीपी डिटेक्टिव, एडीसीपी सिटी, एंटी गैंगस्टर और सीआईए इंचार्ज मामले की जांच करेंगे। साथ ही इसके अलावा एडीजीपी आर.एन. दौके खुद पूरे मामले की जांच को रिव्यू करते रहेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर जांच में किसी और का भी नाम सामने आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अरे सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया। सुकेश ने सीबीआई जांच की मांग की। एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है सुकेश ने और कहा कि जो मामला सामने आया 50 करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने दिए, इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच अब इस पर होनी चाहिए। ये तीसरा लेटर बम जो है सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा है और ये लेटर एक बार फिर एलजी को भेजा है सुकेश चंद्रशेखर ने और कहा है कि एलजी से कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है, लेकिन इसके बाद जो लेटर उन्होंने लिखा उसके बाद सामने आए मामले में कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को पैसे दिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से इनकार कर। लेकिन अब ये तीसरा लेटर सुकेश चंद्रशेखर ने एलजीबी सक्सेना को लिखी और पूरे मामले की छानबीन सीबीआई से कराने की मांग की है। ठगी केस में सीबीआई की एंट्री की मांग कर रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर, जो खुद ठगी के केस में जेल में बंद है। लेकिन इसी बीच जो बड़ा बयान उन्होंने दिया था उसके बाद सियासत गर्मा गई है। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि पैसे दिए थे अरविंद केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए, सत्येंद्र जैन को भी पैसे दिए गए थे, लेकिन इस पैसे के लेन देन के आरोपों से आम आदमी पार्टी इनकार करती रही है। लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर ने एलजीबी सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है, तीसरी चिट्ठी, ये तीसरा लेटर बम, और इस लेटर के जरिए सीबीआई जांच की मांग सुकेश चंद्रशेखर ने की है। तो देखिए सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर लिखा है, ये तीसरा लेटर, और तीसरे लेटर में एक बार फिर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। एलजी को एक चिट्ठी लिखी है वीके सक्सेना को और कहा कि जो मामला सामने है, जो पैसे उन्होंने दिए, जो डिटेल्स उन्होंने दिए हैं, इस मामले को लेकर अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और देखिए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो वहीं देखिए 10% सामान्य को आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला आ सकता है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीएम सोरेन के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। सीएम सोरेन के खिलाफ लीज आवंटित करने और साथ ही साथ भाई बसंत सोरेन के करीबियों से अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में एक याचिका दायर है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। बता दें कि सीएम सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 7 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि जैन किसी कंपनी के मालिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जैन के वकील ने कहा था कि उनका क्लाइंट बेगुनाह है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मामला नहीं बनता है। जैन जमानत के हकदार हैं। भारत में सामान्य जाति के गरीब नागरिकों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुना सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती दी गई है
और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये कानून लागू होगा या फिर रद्द हो जाएगा। क्या ये आरक्षण संविधान विरोधी है? असली फैसला सुप्रीम कोर्ट को इसी पर लेना है। मामले में सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, बाकी सभी पक्षों की तरफ से भी दलील दी जा चुकी है। इधर नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद अब गुरुग्राम के एक इमारत को लेकर भी आज आदेश जारी हो सकता है। एक जांच में इस इमारत में घटिया क्वालिटी की सामग्री के इस्तेमाल की बात पाई गई है। नोएडा के ट्विन टावर के बाद अब गुरुग्राम का डी टावर गिराया जाएगा। आईआईटी दिल्ली की टीम ने इस टावर की स्ट्रक्चरल ऑडिट कर ली है। ये बिल्डिंग आवास के अनुकूल नहीं है। डी टावर में लोगों को रहने पर उनके जीवन को खतरा बताया गया है। गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर में 50 फ्लैट्स हैं। आईआईटी दिल्ली की जांच में पाया गया है कि बिल्डिंग में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और बना स्ट्रक्चर रहने लायक नहीं है। गुरुग्राम के उपायुक्त ने कहा था कि चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर को जल्द ही गिराने का आदेश जारी किया जाएगा। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर मार्च करने का ऐलान किया है। उनको गोली लगी थी, उन पर हमला हुआ था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया कि वो उसी जगह से मार्च शुरू करेंगे जहां उन्हें गोली लगी थी। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस्लामाबाद के लिए मार्च उसी स्थान से फिर से शुरू करेगी जहां पंजाब प्रांत के एक रैली के दौरान उन पर हमला किया गया था। इस दौरान इमरान ने कहा कि वो गुलाम का जीवन जीने के बजाय मौत पसंद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने ये तय कर लिया है कि हमारा मार्च मंगलवार को वजीराबाद में उसी स्थान से फिर से शुरू होगा जहां मुझे और 11 अन्य को गोली मारी गई थी। बता दें कि इमरान को गोली लगने के बाद उनके पैर की सर्जरी की गई है। और इस तरफ आपको बता दें कि रूस में एक कैफे में आग लगने से जहां 13 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं तंजानिया में एक विमान क्रैश हो गया और अमेरिका में एक बार के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के कोस्ट्रोमा शहर के एक कैफे में आग लगने से 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। कैफे में किसी बात को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हो गया था। इसमें एक शख्स ने फ्लेयर गन चला दी, जिसके बाद आग लग गई। कैफे में उस समय 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गोलाबारी के बाद आगजनी में 5 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि करीब 250 लोगों को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। तंजानिया में एक यात्री विमान एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान झील में क्रैश हो गया। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि प्रिसीजन एयरलाइंस का घरेलू विमान उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब विमान बुकोबा में लैंड करने जा रहा था। ठीक उसी समय अचानक पायलट का नियंत्रण छूट गया और विमान एयरपोर्ट के पास विक्टोरिया झील में जा गिरा। बता दें ये विमान दार एस सलाम से बुकोवा वाया मवांजा होकर जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 43 यात्री सवार थे। वहीं इस हादसे में 19 लोगों के मरने की खबर है। अमेरिका में गोलीबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलाडेल्फिया के केसिंगटन इलाके में एक बार के बाहर फायरिंग की गई। इस घटना में कम से कम 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गोलीबारी में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मामले में अभी ये साफ नहीं हो सका है कि बार के बाहर गोलीबारी क्यों की गई। संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।